हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट पे रहेगा। मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट का जो कॉन्सेप्ट है इनिशियली जे.एस. मिल ने डिस्कस किया था, लेकिन सब्सिक्वेंटली ये डेवलप किया, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने इस पे वर्कआउट किया। जैसे कि कुछ नाम मैं ले रहा हूँ, जेवंस हैं, पेरिटो हैं, मार्शल हैं, मिसेस जॉन रॉबिन्सन हैं। बेसिकली मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट को हम रिकार्डिंग थ्योरी ऑफ रेंट का एम्प्लीफाइड एंड मॉडिफाइड वर्जन कहते हैं। एम्प्लीफाइड वर्जन इसलिए कहते हैं क्योंकि रिकार्डियन थ्योरी में रिकार्डो ये मानते हैं कि रेंट केवल लैंड पे ही अराइज होता है, जबकि मॉडर्न थ्योरी में ये इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि रेंट ऑल फैक्टर्स पे अराइज होता है। लैंड के अलावा रेंट कैपिटल पे, लेबर पे, एंटरप्रेन्योर पे भी अराइज हो सकता है। सो ये इस तरह से एम्प्लीफाइड फॉर्म है रिकार्डियन थ्योरी की, जबकि मॉडिफाइड वर्जन इसको इसलिए माना जाता है क्योंकि जो मेजरमेंट ऑफ रेंट है, रिकार्डो ने मेजरमेंट ऑफ रेंट का जो फॉर्मूला हमें दिया वो है बेसिकली प्रोडक्शन ऑन इंट्रा मार्जिनल लैंड माइनस प्रोडक्शन ऑन मार्जिनल लैंड। अब इसमें मार्जिनल लैंड का जो कॉन्सेप्ट रिकार्डो लेते हैं वो प्रैक्टिकली तो पाया नहीं जाता, इसलिए इस फॉर्मूले के अनुसार मेजरमेंट ऑफ रेंट पॉसिबल नहीं हो पाता रिकार्डियन थ्योरी में। जबकि दूसरी तरफ मॉडर्न थ्योरी में रेंट का जो मेजरमेंट है वो इनकी डेफिनेशन पे आधारित है और वो बनता है रेंट इज इक्वल टू एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफ़र अर्निंग। अब ट्रांसफ़र अर्निंग को भी मेजर किया जा सकता है, सो यहाँ पे रेंट का मेजरमेंट आसानी से हो जाता है। सो ये मॉडिफाइड फॉर्म मानी गई है। इसी तरह कॉज ऑफ एमरजेंस ऑफ रेंट में भी दोनों में डिफरेंस आता है, जहाँ पे एक तरफ रिकार्डो रेंट के अराइज होने का कारण फैक्टर की स्कार्सिटी मानते हैं, दूसरी तरफ मॉडर्न थ्योरी में ये माना गया है कि जो रेंट अराइज होता है वो स्पेसिफिसिटी ऑफ फैक्टर्स के कारण होता है। ये ज़्यादा मॉडिफाइड वर्जन माना गया है। इसी प्रकार से रेंट एंड प्राइस के रिलेशन में भी दोनों में डिफरेंस है। रिकार्डो ने तो ये माना कि रेंट प्राइस में इंक्लूड नहीं होता, यानी कि प्राइस रेंट पे डिपेंड नहीं करती। ऐसा व्यू रिकार्डो का इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन मॉडर्न इकोनॉमिस्ट इसको मानते हैं, लेकिन साथ में फिर ये भी ऐड करते हैं कि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्जन राइट नहीं है, बल्कि रेंट प्राइस में इंक्लूड होता है, यानी कि प्राइस रेंट पे डिपेंड करती है। सो इन सभी दृष्टिकोणों से मॉडर्न थ्योरी को हम रिकार्डियन थ्योरी का मॉडिफाइड वर्जन मानते हैं। सो मॉडर्न थ्योरी वालों ने इकोनॉमिक रेंट को कैसे डिफाइन किया, मैं स्टोनियर एंड हेग को कोट करता हूँ। वो कहते हैं रेंट इज अ पेमेंट एक्सेस ऑफ ट्रांसफ़र अर्निंग, यानी कि रेंट इज इक्वल टू एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफ़र अर्निंग। कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यदि एक्चुअल अर्निंग उसकी ट्रांसफ़र अर्निंग से ज़्यादा है तो उस पे रेंट अराइज होगा। ऐसा वर्जन मॉडर्न थ्योरी वाले सामने रखते हैं। इसके मीनिंग ये हो गए कि मॉडर्न थ्योरी वालों का ये जो कॉन्सेप्ट है रेंट का, ये ज़्यादा प्रैक्टिकल है और इजीली मेजरेबल भी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मॉडर्न थ्योरी वाले रेंट के अराइज होने का कॉज बेसिकली क्या मानते हैं। इन्होंने दो कॉजेज़ को स्पेसिफिकली पॉइंट आउट किया है।
नंबर एक, ये स्पेसिफिसिटी ऑफ फैक्टर्स एक कॉज मानते हैं और दूसरा कॉज स्कार्सिटी ऑफ फैक्टर्स को मानते हैं। स्पेसिफिसिटी ऑफ फैक्टर्स के एंगल से फिर इस थ्योरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। बेसिकली प्रोफेसर वीजर ये मानते हैं कि सभी फैक्टर्स कुछ हद तक स्पेसिफिक होते हैं। अब जो फैक्टर जितना ज़्यादा स्पेसिफिक होगा उस पे उतना ही ज़्यादा रेंट अराइज होगा। कोई फैक्टर स्पेसिफिक तब माना जाता है जब उसको किसी दूसरे यूज़ में ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। ऐसे में उसकी ट्रांसफ़र अर्निंग 0 हो जाती हैं और यदि वो 100% स्पेसिफिक है, ट्रांसफ़र अर्निंग 0 हो जाएंगी और एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफ़र अर्निंग का जो डिफरेंस होगा वो एक्चुअल अर्निंग के बराबर का होगा और इस केस में सारी की सारी एक्चुअल अर्निंग रेंट बन जाएंगी। जबकि दूसरी तरफ कोई फैक्टर 100% नॉन स्पेसिफिक तब माना जाता है जब उसको दूसरे यूज़ में आसानी से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ऐसे केस में उसकी ट्रांसफ़र अर्निंग एक्चुअल अर्निंग के बराबर होंगी और दोनों का डिफरेंस 0 होगा, सो रेंट 0 यहाँ पे बनेगा। प्रैक्टिकली स्पीकिंग कोई भी फैक्टर 100% स्पेसिफिक नहीं होता है और ना ही 100% नॉन स्पेसिफिक होता है। हर फैक्टर एक लिमिट तक ही स्पेसिफिक होता है, इसलिए हर फैक्टर की एक इनकम का कुछ हिस्सा रेंट बन जाता है। अब दूसरा स्टेप आता है कि इस थ्योरी में रेंट को डिटरमिन कैसे किया जाता है। बेसिकली ये थ्योरी मानती है कि रेंट इसी प्रकार से डिटरमिन होता है जैसे कि किसी प्रोडक्ट की प्राइस डिटरमिन होती है। प्राइस की जनरल थ्योरी में जो प्राइस प्रोडक्ट की डिटरमिन होती है वो डिमांड एंड सप्लाई की इक्वलिटी से होती है और यहाँ पे रेंट भी डिमांड एंड सप्लाई की इक्वलिटी से ही डिटरमिन होता है, ऐसा मॉडर्न थ्योरी मानती है। और इसको आगे 2 पार्ट्स में डिस्कस किया जा सकता है। नंबर 1, स्कार्सिटी ऑफ फैक्टर्स थ्योरी के एंगल से और जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ रेंट के एंगल से। जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ रेंट इस थ्योरी का यही है कि रेंट इज इक्वल टू एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग। अब मैं ये दोनों केसेस ड्राइंग शीट पर जाकर के डायग्राम्स की हेल्प से डिटेल में डिस्कस करता हूँ। सो डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट। डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट इस थ्योरी में फैक्टर की डिमांड एंड सप्लाई से होता है। जिस रेट पे फैक्टर की डिमांड एंड सप्लाई इक्वल हो जाती है वो रेंट रेट डिटरमिन हो जाता है। इसको 2 पार्ट्स में बांट करके डिस्कस किया जाता है। 1, स्कार्सिटी थ्योरी ऑफ रेंट एंड सेकंड जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ रेंट। पहले हम स्कार्सिटी थ्योरी ऑफ रेंट को डिस्कस करते हैं जो कि डायग्राम नंबर 1 में डिस्कस किया है। इस डायग्राम में आप देखते हैं कि हमने लैंड की डिमांड एंड सप्लाई के कर्व लिए हैं। लैंड की जो डिमांड है वो डिराइव्ड डिमांड है। इनफैक्ट सभी फैक्टर्स की डिमांड डिराइव्ड डिमांड होती है। लैंड की डिमांड इस बात पे डिपेंड करती है कि लैंड पे जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड कितनी है। यदि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा है तो लैंड की डिमांड भी ज़्यादा होगी और दूसरी तरफ यदि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की डिमांड कम है तो लैंड की डिमांड भी कम होगी। लैंड की डिमांड इसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से इन्फ्लुएंस्ड होती है, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑपरेट करते हैं। इसलिए जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और इसलिए जो लैंड का डिमांड कर्व है वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। जबकि लैंड की सप्लाई इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से फिक्स्ड होती है यानी कि कांस्टेंट होती है, इसलिए लैंड का सप्लाई कर्व कांस्टेंट होता है
और ये y के पैरेलल हमने एस एस कर्व से शो किया है। अब इनिशियली यदि डिमांड डी है और एस एस सप्लाई कर्व का इंटरसेक्शन ई पॉइंट पे हो रहा है, सो रेंट रेट ओ आर डिटरमिन होता है और यहाँ पे ये रेंट टोटल रेंट ओ आर ई एस के बराबर होगा। इसी तरह यदि डिमांड इंक्रीज करती है, जो कि हमने D1 कर्व से शो किया है, और यहाँ पे सप्लाई और डिमांड का इंटरेक्शन E1 पॉइंट पे हो रहा है और रेंट रेट OR1 डिटरमिन होता है, सो रेंट OR1 E1 S के बराबर होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि लैंड पे जो टोटल एक्चुअल अर्निंग होती हैं वो सारी की सारी रेंट बनती हैं। जबकि दूसरी तरफ दूसरा केस जब हम देखते हैं जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ रेंट, जो कि रेंट इज इक्वल टू एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफ़र अर्निंग वाला कॉन्सेप्ट होता है। इसमें मॉडर्न थ्योरी ये कहती है कि किसी भी फैक्टर पे रेंट अराइज हो सकता है बशर्ते कि उसकी सप्लाई लेस देन परफेक्टली इलास्टिक है। सो इस एंगल से हम फैक्टर्स की सप्लाई को 3 पार्ट्स में बांट करके हम रेंट को डिस्कस कर सकते हैं, और ये 3 पार्ट्स हैं। नंबर 1 परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, नंबर 2 परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, नंबर 3 लेस देन परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। अब हम पहला केस डायग्राम नंबर 2 में ले लेते हैं। डायग्राम नंबर 2 में हमने जो फैक्टर की सप्लाई का कर्व है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल बनाया है, जिसका मीनिंग ये हुआ कि इस फैक्टर की सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई हम किसी फैक्टर की तब मानते हैं जब यदि मार्केट में उसकी डिमांड तो इंक्रीज कर जाती है, जबकि सप्लाई प्रोपोर्शनेटली प्रिवेलिंग प्राइसेस पे अकॉर्डिंगली इंक्रीज कर जाती है, सो प्राइस इंक्रीज वहाँ पे होने का मौका नहीं मिलता। ऐसे केस में आप देखते हैं एस एस सप्लाई कर्व डी डिमांड कर्व को इंटरसेक्ट ई पॉइंट पे करता है, और जो प्राइस है फैक्टर की, यहाँ पे हमने फैक्टर कैपिटल एग्जाम्पल में लिया है और इसकी प्राइस इंटरेस्ट की फॉर्म में है और प्राइस OS है। अब यहाँ पे जो एक्चुअल अर्निंग है वो OSEK के बराबर है, लेकिन इसकी ट्रांसफ़र अर्निंग यानी कि सप्लाई प्राइस भी OSEK के बराबर होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफ़र अर्निंग दोनों का डिफरेंस 0 होगा, सो रेंट इस केस में 0 होगा। अब यदि हम एग्जाम्पल में अपनी डिमांड को इंक्रीज कर देते हैं, जिसको कि D1 कर्व से शो किया गया है, यहाँ पे सप्लाई के साथ इंटरेक्शन डिमांड का E1 पॉइंट पे होता है और अगेन प्राइस OS है और टोटल अर्निंग अब इस केस में OSE1 K1 के बराबर है, लेकिन ट्रांसफ़र अर्निंग भी OSE1 K1 के बराबर ही है। सो अगेन दोनों का डिफरेंस यानी कि एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफ़र अर्निंग इन दोनों का डिफरेंस 0 हो जाता है, सो रेंट 0 है। इसका मीनिंग ये निकला जब किसी फैक्टर की सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक होती है उस केस में रेंट 0 हो जाता है, क्योंकि इस केस में जो ट्रांसफ़र अर्निंग है वो एक्चुअल अर्निंग के बराबर होती हैं, इसलिए रेंट 0 होता है। इनफैक्ट ये केस कोई फैक्टर जब 100% नॉन स्पेसिफिक होता है ऐसा केस बन जाता है, जो कि थ्योरेटिकली ऐसा हम सोच सकते हैं, प्रैक्टिकली ऐसा कोई फैक्टर नहीं होता जो 100% नॉन स्पेसिफिक हो। इसी प्रकार से हम डायग्राम नंबर 3 में सेकंड
केस लेते हैं। ये परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई का केस है। इस केस में फैक्टर की सप्लाई परफेक्टली इन इलास्टिक है, जिसको कि हमने एस एस सप्लाई कर्व से शो किया है, जो कि ओ वाई एक्सिस के पैरेलल है। ऐसे केस में हम पहले ये देख लें कि परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई हम किसको मानते हैं। इनफैक्ट यदि डिमांड इंक्रीज करे मार्केट में और सप्लाई बिल्कुल भी इंक्रीज ना करें, कोई रेस्पॉन्स ना दे, सप्लाई वहाँ पे एकदम से फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, ऐसे केस को ही हम परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई का केस कहते हैं। अब इस डायग्राम में, डायग्राम नंबर 3 में हमने एग्जाम्पल में लैंड को लिया है और उसकी प्राइस रेंट ओ वाई एक्सिस पे शो की है। सप्लाई का कर्व एस एस है जो कि कांस्टेंट है। इनिशियली यदि डी डी डिमांड कर्व लेते हैं, डिमांड एंड सप्लाई का इंटरेक्शन ई पॉइंट पे होता है और रेंट रेट ओ आर डिटरमिन होता है। और यहाँ पे एक्चुअल अर्निंग इस फैक्टर की इस वक्त ओ आर ई एस के बराबर है, जबकि ट्रांसफ़र अर्निंग 0 है। जब हम एक्चुअल अर्निंग में से ट्रांसफ़र अर्निंग माइनस करते हैं तो दोनों का डिफरेंस जो आता है वो एक्चुअल अर्निंग के बराबर ही आता है। सो रेंट यहाँ पे एक्चुअल अर्निंग के बराबर हो जाता है। और यदि हम एक स्टेप और आगे बढ़ाएं अपने एग्जाम्पल को और डिमांड को इंक्रीज करें, जो कि D1 कर्व से शो किया गया है। अब डिमांड एंड सप्लाई का जो इंटरेक्शन है अब की बार E1 पॉइंट पे हो रहा है और रेंट रेट OR1 डिटरमिन हुआ है। अब इस स्टेप पे एक्चुअल अर्निंग इस वक्त OR1 E1 S के बराबर है, जबकि ट्रांसफ़र अर्निंग 0 है। अगेन जो दोनों का डिफरेंस होगा वो एक्चुअल अर्निंग के बराबर होगा, जिसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे रेंट एक्चुअल अर्निंग के बराबर होगा। इसका मीनिंग ये निकल गया कि कंक्लूजन के तौर पे हम ये याद रखें कि जब किसी फैक्टर की सप्लाई परफेक्टली इन इलास्टिक होती है, वहाँ पे फैक्टर की सारी जो एक्चुअल अर्निंग होती हैं वो रेंट के बराबर होती हैं। अब हम तीसरा केस ले लेते हैं और ये डायग्राम नंबर 4 में डिस्कस करते हैं। तीसरा केस लेस देन परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का है। लेस देन परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई के ये मीनिंग निकलेंगे कि जब डिमांड इंक्रीज करती है, सप्लाई भी इंक्रीज करती है, लेकिन प्रोपोर्शनेटली लेस परसेंटेज से इंक्रीज करती है, कम इंक्रीज करती है। सो इस केस में जो फैक्टर की टोटल अर्निंग होंगी, एक्चुअल अर्निंग, उसका कुछ हिस्सा रेंट बनेगा, सारा हिस्सा रेंट नहीं बनेगा। डायग्राम में देखें, एस एस सप्लाई कर्व है जो कि लेस देन परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व है और डी डी डिमांड कर्व है। दोनों का इंटरेक्शन ई पॉइंट पे हो रहा है और यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में लेबर लिया है और वाई एक्सिस पे वेजेज होंगी जो कि हमने OW से शो की हैं। वेज रेट OW फिक्स हो गया है और एक्चुअल अर्निंग इस फैक्टर की OWEL के बराबर है, जबकि ट्रांसफ़र अर्निंग इस फैक्टर की इस वक्त OSEL के बराबर है। अब हम एक्चुअल अर्निंग में से जब ट्रांसफ़र अर्निंग माइनस कर देते हैं तो हमारे पास WES के बराबर, जो कि शेडिड एरिया है और R से डिनोट भी किया गया है, यानी कि ये रेंट को शो कर रहा है। ये डिफरेंस एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफ़र अर्निंग का डिफरेंस है। इसका मीनिंग ये हो गया कि इस केस में ना तो रेंट 0 होगा और ना ही रेंट एक्चुअल अर्निंग के बराबर जाएगा, बल्कि टोटल अर्निंग का कुछ हिस्सा रेंट बनेगा। जितनी
इन इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा हिस्सा रेंट बनेगा, जितना कोई फैक्टर इलास्टिक ज़्यादा होगा उतना ही कम हिस्सा रेंट बनेगा। स्टूडेंट्स, थ्योरी को डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस पे क्वेश्चन किस प्रकार का अराइज होगा। बेसिकली क्वेश्चन जो अराइज होगा वो इस तरह से होगा, एक्सप्लेन द मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, इतना सा दे सकते हैं, या कभी कभी इसके साथ ये भी ऐड कर सकते हैं कि ऑल्सो एक्सप्लेन दैट मॉडर्न थ्योरी इज़ एन एम्प्लीफाइड एंड मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ रिकार्डियन थ्योरी। या फिर कभी कभी इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट and also explain the points of difference between the Ricardian theory and modern theory of rent. So, यदि डिफरेंस की बात आती है, अब हम इस पार्ट में ये डिस्कस कर लेते हैं कि दोनों थ्योरीज में क्या डिफरेंस हो सकता है, क्या डिफरेंस है। बेसिकली पहला पॉइंट ये टेकअप कर लिया करें कि जहाँ पे एक तरफ रिकार्डो ये कहते हैं कि लैंड पे ही रेंट अराइज होगा और अदर फैक्टर्स पे रेंट अराइज नहीं होता है, जबकि दूसरी तरफ मॉडर्न थियोरी ये मानती है कि रेंट सभी फैक्टर्स पे अराइज हो सकता है। बेसिकली रिकार्डो जो इसका कॉज मानते हैं रेंट अराइज होने का, वो तो स्कार्सिटी मानते हैं, लैंड स्कार्स फैक्टर है सो इस पे रेंट अराइज होता है, ऐसा रिकार्डो ने माना। जबकि दूसरी तरफ मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि दूसरे फैक्टर्स भी तो स्कार्स होते हैं और इस वजह से उन पे भी रेंट अराइज हो सकता है। बस दोनों में डिफरेंस ये है कि जहाँ पे लैंड पे सारी की सारी एक्चुअल अर्निंग के बराबर ही रेंट अराइज होगा, दूसरे फैक्टर्स पे ऐसा नहीं होगा, बल्कि उनकी टोटल इनकम का कुछ हिस्सा रेंट बनेगा। और ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उनकी सप्लाई कंडीशंस कैसी है। यदि लेस देन परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई है तो उस पे रेंट अराइज होगा, और यदि किसी फैक्टर की सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है उस पे रेंट अराइज नहीं होगा, यानी कि रेंट जीरो होगा। इसी प्रकार से कोई दूसरा पॉइंट डिफरेंस का लिया जा सकता है, और वो है कि रेंट का मेजरमेंट दोनों का डिफरेंट है। एक तरफ रिकार्डो की थ्योरी में जो रेंट का मेजरमेंट किया गया है वो है प्रोड्यूस ऑन इंट्रा मार्जिनल लैंड माइनस प्रोड्यूस ऑन मार्जिनल लैंड, जबकि दूसरी तरफ मॉडर्न थ्योरी में रेंट को मेजर किया गया है, रेंट इज इक्वल टू एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफ़र अर्निंग। सो ये दोनों का डिफरेंस बन जाता है। इसी प्रकार से तीसरा पॉइंट डिफरेंस का लिया जा सकता है, और वो रेंट के एमर्ज होने के कारण पे, कॉज पे लिया जा सकता है। जहाँ पे एक तरफ रिकार्डो रेंट के अराइज होने का बेसिक रीज़न स्कार्सिटी मानते हैं, वहीं पे दूसरी तरफ मॉडर्न इकोनॉमिस्ट रेंट के अराइज होने का बेसिक रीज़न स्पेसिफिसिटी मानते हैं, यानी कि वो ये मानते हैं कि यदि कोई फैक्टर स्पेसिफिक होगा उस पे रेंट अराइज होगा, जिसको कि हम फिर यूँ भी बोलते हैं कि कोई फैक्टर लेस देन परफेक्टली इलास्टिक होगा उस पे रेंट अराइज होगा। इनफैक्ट रिकार्डो जब अपनी थ्योरी को दो पार्ट्स में बांट करके डिस्कस करते हैं, एक तरफ एक्सटेंसिव कल्टीवेशन एंड रेंट का केस लेते हैं और दूसरी तरफ इंटेंसिव कल्टीवेशन एंड रेंट का केस लेते हैं। एक्सटेंसिव कल्टीवेशन में भी जब प्रोडक्शन ज़्यादा करना होता है तो हम क्या करते हैं
कि सुपीरियर लैंड जब नहीं रहती और उसके बाद हम इंफीरियर लैंड पे शिफ्ट करते हैं। अब जो प्रोडक्शन सुपीरियर लैंड पे हो रहा होता है वो ज़्यादा होता है और जो प्रोडक्शन इंफीरियर लैंड पे होता है वो कम होता है, जबकि कॉस्ट दोनों पे हम सेम लगाते हैं। इस तरह से सुपीरियर लैंड पे प्रोडक्शन और इंफीरियर लैंड पे प्रोडक्शन में डिफरेंस अराइज हो जाता है और ये डिफरेंस ही रेंट बनता है। जबकि दूसरी तरफ इंटेंसिव कल्टीवेशन एंड रेंट में रिकार्डो किस प्रकार से समझाते हैं कि लैंड एरिया तो सेम रखते हैं और उसी लैंड एरिया पे मोर डोजेज लेबर एंड कैपिटल की लगाते हैं। अब जैसे जैसे लेबर एंड कैपिटल की मोर एंड मोर डोजेज लगाते चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑपरेट कर रहा है, इसलिए जो इंट्रा मार्जिनल डोज है उससे मिला प्रोडक्शन और जो मार्जिनल डोज है उससे मिला प्रोडक्शन, दोनों में एक डिफरेंस अराइज होगा और वो डिफरेंस रेंट कहलाता है। जबकि दूसरी तरफ मॉडर्न थ्योरी में इसको इस तरह से समझाया गया है कि यदि कोई फैक्टर ज़्यादा स्पेसिफिक है उस पर ज़्यादा रेंट अराइज होगा और यदि कोई फैक्टर कम स्पेसिफिक है उस पर कम रेंट अराइज होगा। यानी कि यदि कोई फैक्टर 100% स्पेसिफिक है तो उस पर सारी की सारी एक्चुअल अर्निंग के बराबर रेंट अराइज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसफ़र अर्निंग जीरो होती हैं। जबकि दूसरी तरफ यदि कोई फैक्टर 100% नॉन स्पेसिफिक होगा उस पे रेंट बिल्कुल भी अराइज नहीं होगा। ये दो केसेस तो एक्सट्रीम केसेस हैं। इनफैक्ट प्रैक्टिकली तो ये होता है कि हर फैक्टर कुछ लिमिट तक ही स्पेसिफिक होता है। अब जितना वो स्पेसिफिक होगा उस पे उतना ही रेंट अराइज हो जाएगा, जिसको कि फिर हम टेक्निकली दूसरी तरह से बोलते हैं कि यदि कोई फैक्टर परफेक्टली इलास्टिक होगा उस पे रेंट जीरो अराइज होगा और यदि कोई फैक्टर परफेक्टली इन इलास्टिक होगा उस पे रेंट एक्चुअल अर्निंग के बराबर अराइज होगा। ये दोनों केसेस अगेन मैं कहता हूँ कि एक्सट्रीम केसेस हैं, थ्योरेटिकल केसेस हैं। जबकि प्रैक्टिकली ये पाया गया है कि हर फैक्टर एक एक्सटेंट तक ही स्पेसिफिक होता है। सो इसका मीनिंग ये हो गया कि उसका टोटल इनकम का एक पार्ट रेंट होगा। अब उस पर कितना रेंट अराइज होगा फिर ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उस फैक्टर की सप्लाई कितनी इन इलास्टिक है। जितनी ज़्यादा इन इलास्टिक होगी उतना ही ज़्यादा रेंट अराइज होगा, जितना ही इन इलास्टिसिटी कम पाई जाएगी उसकी सप्लाई में उतना ही वो कम रेंट अराइज होगा। इसी प्रकार से एक नेक्स्ट पॉइंट डिफरेंस का दोनों थ्योरीज में लिया जा सकता है कि जहाँ पे एक तरफ रिकार्डो ये कहते हैं कि जो रेंट है वो प्राइस में इंक्लूड नहीं होता, यानी कि प्राइस रेंट पे डिपेंड नहीं करती है, यानी कि जो प्राइस है वो रेंट डिटरमिन्ड नहीं है। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट दूसरी तरफ इस बात को एग्री तो करते हैं, लेकिन फिर वो ये कहते हैं कि ये वर्जन, ये व्यू रिकार्डो का 100% ट्रूथ नहीं है, कंप्लीट ट्रूथ नहीं है। वो मानते हैं कि इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्जन राइट वर्जन है, लेकिन एक इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्जन राइट नहीं है और एक फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्जन राइट नहीं है। एक फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इनफैक्ट रेंट को हम कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं, एक फर्म इंक्लूड करती है कॉस्ट में। सो यदि हम कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं, कॉस्ट के बेसिस पे ही फिर प्राइस डिटरमिन होती है और प्राइस पे रेंट का इम्पैक्ट आता है। यदि वहाँ पे रेंट ज़्यादा है तो कॉस्ट ज़्यादा होगी, प्राइस भी ज़्यादा होगी, और यदि रेंट कम है तो कॉस्ट भी कम होगी, टोटल कॉस्ट कम होगी और सो एवरेज कॉस्ट भी कम आएगी और उसके बेसिस पे प्राइस भी कम होगी। सो ऐसे केस में हम देखते हैं कि
जो रेंट है वो प्राइस को डिटरमिन करता है। सो फर्म के एंगल से ये वर्जन रिकार्डो का कंप्लीट ट्रूथ नहीं माना जाता है। इसी प्रकार से यदि इंडस्ट्री के एंगल से भी डिस्कस करें तो इंडस्ट्री के केस में जो ट्रांसफ़र अर्निंग है वो प्राइस में इंक्लूड होती है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये सारे पॉइंट्स आप डिफरेंस के बता सकते हैं। और इसी के साथ ही इस वीडियो को यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।